दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 16 जैव विविधता एवं संरक्षण। इस अध्याय में आप जानेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, जैव विविधता का महत्व क्या है और किस प्रकार से इसका संरक्षण किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 11वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 16 जैव विविधता एवं संरक्षण। दोस्तों आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायुवी क्षेत्रों में अपक्षय आदि के बारे में जानते हैं। दोस्तों यह अपक्षय प्रावार यानी वेदरमेंटल जो होता है ये वनस्पति विविधता का आधार है, इसलिए इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। तो जो अपक्षय का जो तरीका है उससे हमारी वनस्पतियों में विविधता आती है और ये वनस्पतियाँ काफ़ी हद तक जैव विविधता के आधार के रूप में मानी जाती हैं। आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा और जल अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। यानी सौर ऊर्जा यानी कौन सा क्षेत्र अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, जल की उपलब्धता या अनुपलब्धता, ये सारी चीज़ें जैव विविधता में बहुत ही सहायक होती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे क्षेत्र जहां ऊर्जा और जल की उपलब्धता अधिक है वहां पर जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। दोस्तों आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वो 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी और मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपयोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से लेकर 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन जो होते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हैं वो हमारी पृथ्वी के जैव विविधता के सर्वाधिक प्रचुर स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता जो है वो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है और ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थीं आज लुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है जैसा कि हमने पढ़ा, और जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों या उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता शब्द की उत्पत्ति पे आइए। देखिए दोस्तों जैव विविधता जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। एक तो बायो का अर्थ है जीव और डाइवर्सिटी इसका अर्थ होता है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं और इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों, सूक्ष्म जीवाणुओं से होता है, उनकी आनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से होता है जैव विविधता का संबंध। दोस्तों जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता और विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है और यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। दोस्तों जैव विविधता को मुख्य रूप से 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। एक तो आनुवांशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा प्रजातीय जैव विविधता जो कि स्पीसीज डाइवर्सिटी है, और तीसरा पारितंत्रीय जैव विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आनुवांशिक जैव विविधता के बारे में कि आनुवांशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि जीव निर्माण के लिए जीन एक महत्वपूर्ण या मूलभूत इकाई है।
कृषि प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता होती है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं और मानव आनुवांशिक रूप से होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है। इसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी विभिन्नता होती है और इसका कारण आनुवांशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास और फलने फूलने के लिए आनुवांशिक विविधता बहुत अधिक अनिवार्य है। आनुवांशिक विविधता के बाद आइए जानते हैं क्या है प्रजातीय विविधता। तो दोस्तों, यह प्रजातियों की अनेक रूपता को दर्शाती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। दोस्तों, प्रजाति विविधता प्रजातियों की विविधता, उनकी समृद्धि, प्रकार और बहुलता से आंकी जाती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक होती है और कुछ में कम होती है। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल कहा जाता है। जैव विविधता के तीसरे प्रकार में हम पढ़ेंगे पारितंत्री विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पारितंत्रों के प्रकारों में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारितंत्री प्रक्रियाओं और आवासों की भिन्नता के बारे में आप जानते हैं और ये सारी चीज़ें ही पारितंत्री विविधता बनाते हैं। पारितंत्री विविधता का परिसीमन करना मुश्किल है और जटिल है क्योंकि समुदाय जिनको कि प्रजातियों के समूह को समुदाय कहते हैं, समुदाय और पारितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई पश्चिमी घाट, घास भूमि और उष्णकटिबंधीय शोला वन पारितंत्री विविधता का एक उदाहरण दर्शाया गया है। दोस्तों, जैव विविधता का महत्व क्या है? हम जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं, हमसे ये कहा जाता है कि दुनिया के सभी देशों को जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन इसका महत्व यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? दोस्तों, जैव विविधता मानव संस्कृति के विकास में बहुत अधिक योगदान करती है और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने का बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं हम इसके महत्व के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका क्या होती है। दोस्तों, पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती हैं, आप जानते हैं, और पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है। यानी प्रत्येक जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने और विकास में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव पारितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान होता है? दोस्तों, जीव और प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न और विघटित करती हैं और पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये पारितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उसकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी और अधिक आनुवांशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक सक्षमता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस पारितंत्र में जितने प्रकार की प्रजातियां होंगी या जितने प्रकार की विविधता होगी, वो पारितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होता है। तो एक महत्व तो पारितंत्र के आधार पे, दूसरा जैव विविधता की आर्थिक भूमिका भी होती है। दोस्तों, सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसको कि कृषि जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता को दोस्तों संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होती है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही ये संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर नए नए विवादों का भी जनक होता है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, केवल पारिस्थितिकी और आर्थिक क्षेत्र में नहीं, जैव विविधता का महत्व वैज्ञानिक क्षेत्र में भी है।
जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें ये संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और ये भविष्य में कैसे विकसित होगा। जीवन कैसे चलता है और पारितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को ये तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें, क्योंकि दूसरी प्रजातियों के नष्ट होने से हमारे जीवन और अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों के जीवित रहने का अधिकार है। इसलिए कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का अच्छा पैमाना है और वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। तो जैव विविधता के महत्व को आपने पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में समझा कि किस प्रकार से जैव विविधता हमारे लिए और अन्य जीवों के लिए, पौधों के लिए और वनस्पतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग बहुत तेजी से हुआ है, या यूं कहा जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हुआ है और इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों और उनके आवासों में कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है और इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऐसी जो है आपदाएं हैं जो प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और इसके परिणाम होता ये है कि प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। इसके अलावा कीटनाशकों का और अन्य प्रदूषकों जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातुएं संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है और ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड और खालों के लिए निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया गया है और इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों और उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो जीवों की जो संकटापन्न की स्थिति है उसमें आइए देखते हैं। पहला है संकटापन्न प्रजातियां, जिनको कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। दोस्तों, संकटापन्न प्रजातियों में वे प्रजातियां शामिल की जाती हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज में दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट नाम से सूचना प्रकाशित करता है। रेड लिस्ट का मतलब यही है कि ये प्रजातियां भविष्य में इनको नष्ट होने का खतरा बहुत अधिक है। रेड पांडा एक संकटापन्न प्रजाति है और हम्बोशिया डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत में एक दुर्लभ प्रजाति है जो कि इसके भी जो है अस्तित्व पर खतरा है। इसके अलावा वल्नरेबल प्रजातियां जो हैं दोस्तों, जिसको कि सुभेद्य प्रजातियां कहा जाता है, इनमें वे प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा अधिक है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। और तीसरा जो वर्गीकरण है वो है दुर्लभ प्रजातियां यानी रेयर स्पीसीज। तो दोस्तों, संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है और ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं।
आइए जानते हैं जैव विविधता का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। दोस्तों, मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता बहुत ही आवश्यक है और जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इससे पर्यावरण में भी गिरावट उत्पन्न होगी, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी होगी और अंत में मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, आज ये महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो गया है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां बनाई जाएं जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हों और सतत पोषणीय हों। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदायों और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। यानी वैश्विक प्रयास तो किए ही जाएं जागरूकता के स्तर पर, लेकिन वो अधिक प्रभावी तब हो सकती है जब उसमें स्थानीय व्यक्तियों का जो है सहयोग होगा। दोस्तों, केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी बहुत जरूरी है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था और इसमें लिए गए संकल्पों का भारत और अन्य 155 देशों सहित जो है लोगों ने जो हस्ताक्षर किया, उसमें जैव विविधता संरक्षण के लिए जो विश्व संरक्षण कार्य योजना प्रस्तावित की गई, उसमें कुछ तरीके सुझाए गए कि किस प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। पहला है कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरा है प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन किया जाना चाहिए। तीसरा है कि खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु और अन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। और दोस्तों, प्रत्येक प्रदेश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रजातियों के पलने, बढ़ने और विकसित होने के स्थान सुरक्षित और संरक्षित होने चाहिए और वन्य जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप होना चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1972 में। और इस वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए और इसके अलावा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन हम भारत के भौतिक पर्यावरण जो NCERT के 2006 की पुस्तक है उसमें किया गया है। दोस्तों, तो देखिए, जो हमारे एक प्रश्न और याद कर लीजिए, जो हमारे नेशनल पार्क, सेंचुअरीज और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं उनमें संसार में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है और उनको महाविविधता केंद्र यानी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है, जिनमें मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर और चीन तथा भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इन देशों में महासमृद्ध विविधता के केंद्र स्थित हैं और ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उन संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए या उन संसाधनों को संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। दोस्तों, हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं और पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं और ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन, जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध पारितंत्रों पर ही निर्भर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, हॉट स्पॉट जो शब्द आया है बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में, ये हॉट स्पॉट शब्द, इसकी रचना या इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों और जीवों में से 85% पौधे और जीव संसार में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा करना और भी आवश्यक हो जाता है। अन्य हॉटस्पॉट या तप्त स्थल जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप, वहाँ विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां मिलती हैं, वो विदेशज प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है। भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, वहाँ भी अत्यधिक संवेदनशीलता है और उस क्षेत्र में भी जैव विविधता संरक्षण के और भी गहन और साहसिक तथा एक तरह से सुनियोजित प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के भूगोल का अंतिम अध्याय, अध्याय 16, जैव विविधता और संरक्षण। इस अध्याय में आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना, बायोडाइवर्सिटी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो जीवों और प्रजातियों का जो संरक्षण है किस आधार पे किया जाए, और प्रजातियों की जो स्थिति है उनके आपने वल्नरेबिलिटी या सुभेद्यता के आधार पर किया कि किस प्रकार किस क्षेत्र में जीवों की संख्या पर अधिक खतरा मंडरा रहा है और उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।